मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था। जनाब कृष्ण की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान और अन्य मजहब, पर मुझे हर शख्स में एक हिंदुस्तानी नजर आता है, एक हिंदुस्तानी नजर आता है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं और यह भारत देश मेरा है, यह भारत देश मेरा है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नीरशीर निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी श्रोता साथियों, मैं रोहित सिंह रावत, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, आज दिए गए विषय देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मान्यवर, हमारी आस्था पर हमारा प्रेम, हमारा सर्वस्व जब देश की रक्षा, सुरक्षा, विकास, उन्नति और निर्माण में लगे, हमारे जीवन का हर एक पल, हमारे रक्त का हर एक कतरा, हमारे पसीने की हर एक बूंद जब देश की सेवा में लगी तो वह देशभक्ति है। और किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सामाजिक, भूगोलिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और सांस्कृतिक संसाधनों को एक साथ विकास की राह पर लेकर जाना उस राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण कहलाता है। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण को परिभाषित करने के हर एक व्यक्ति के अपने अपने निजी संस्करण और तरीके हो सकते हैं। भले ही इनके मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो, लेकिन सभी का ध्येय अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना होना चाहिए। अब अगर अतीत के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने विश्व पटल पर देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की अमिट छाप छोड़ी है। जी हां महोदय, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हे लक्ष्मण, मुझे मेरी जन्मभूमि, मुझे मेरी कर्म भूमि, मुझे मेरी देश भूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है, तो वह देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का उदाहरण था। मान्यवर, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनकर धनानंद का तख्ता पलटा था और अपनी राष्ट्र रूपी धरोहर को बचाकर एक सूत्र में पिरोया था, तो वह देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का उदाहरण था। जब भारत देश स्वराज के सपने को साकार करने के लिए आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए जब गरीब भारतीयों ने अपने वस्त्र उतारकर जला फेंके थे, तो वह देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का उदाहरण था। और आज सरहद पर खड़ा हुआ एक वीर इसी देशभक्ति के प्रेमवश अपना सिर कटा देता है। एक मां इसी देशभक्ति के प्रेमवश अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। क्योंकि महोदय, अपने प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है, अपने प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है। जब हम मरते हैं, हम मिटते हैं, तब एक राष्ट्र खड़ा होता है, तब एक राष्ट्र खड़ा होता है। अब आप सभी को वास्तविकता और आज के भारत की मांगों से रूबरू कराना चाहूंगा। मान्यवर, आज 21वीं सदी में तस्वीर अलग है, किरदार अलग है, इस देश की मांगे भी अलग है। आज भारत देश आपको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के सिद्धांत पर चलने को नहीं कहता। यह देश आज आपसे बलिदान नहीं मांगता, बल्कि ये देश आज आपसे श्रमदान और कर्मदान की मांग करता है। मान्यवर, आज भारत देश हर एक व्यक्ति को चांद पर चले जाने को नहीं कहता, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, महिला सशक्तिकरण, गरीबी हटाने जैसे मुद्दों पर विचार करने, संकल्प लेने और बदलाव लाने की मांग करता है। आज भारत देश इस देश के हर एक व्यक्ति से मांग करता है कि वह मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दे, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक ही हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अपने अंगों का दान देकर एक मरते हुए को जीवन दान दीजिए। असल मायनों में यही सच्ची देशभक्ति है और इसी देशभक्ति के चलते इस भारत देश का निर्माण संभव है। अब इसी कथन में मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश का हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करे, तो वह कहीं ना कहीं इस देश में बदलाव लेकर आ सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इस देश का हर एक व्यक्ति आज अपने अपने स्तर पर अपने कार्य को कर रहा है? क्या वह नागरिकता के भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है? तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा कि उम्र भर गालिब ये भूल करते रहे, उम्र भर गालिब ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे। मान्यवर, असमंजस और दुख की बात तो यह है, आज इस देश में हो रहे हर छोटे बड़े गलत कार्य के लिए हम सरकार को जिम्मेदार कहते हैं। दुख तो तब होता है जब सुनने में आता है कि इस भारत देश की तरक्की की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपने आप से पूछना चाहूंगा, इस देश के हर एक नागरिक से पूछना चाहूंगा कि क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं? क्या इस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं?
महोदय, दुख की बात तो यह है कि जब मैं 1 माह पहले अखबारों के पन्ने पलटता हूं और खबर पढ़ता हूं कि भारतीय रेलवे, जो इस देश की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, वह गुटखे के थूके दाग मिटाने के लिए प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपयों तक खर्च कर देती है। हद तो तब पार हो जाती है जब पता चलता है कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषणों के मुख्य कारणों में एक कारण बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक परिवार 5 सदस्यों का परिवार है तो क्या हर एक व्यक्ति के लिए एक एक गाड़ी का होना अनिवार्य है? नहीं मान्यवर, बिल्कुल भी नहीं। अब एक युवा होने के नाते अगर मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि आज इस मंच पर मैं इस देश के नागरिकों की खामियां पेश कर सकूं, तो मुझे इस बात को कहने पर जरा भी संकोच नहीं होता कि आज इस देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस देश को विकास और उन्नति की राह में ले जाने पर लगा हुआ है। जी हां महोदय, मुझे बताते हुए गर्व होता है जब आर्या राजेंद्रन जैसी युवा महज 21 साल की उम्र में अपने नगर का नेतृत्व कर उसे विकास की राह पर लेकर जाती हैं। मुझे बताते हुए गर्व होता है जब राजस्थान की छवि रजावत जैसी महिलाएं शहर को छोड़, शहर की सुख सुविधाओं को छोड़ अपने गांव के पंचायत की सरपंच बन अपने गांव को उज्जवलता की ओर लेकर जाती हैं। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर किसी भी देश को मजबूत बनाना है, किसी भी देश का नवनिर्माण करना है, तो उस देश के पास 4 बड़ी शक्तियां होनी चाहिए: धन शक्ति, जनशक्ति, युवा शक्ति और आत्मशक्ति। और आज मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि इस देश के नौजवानों के साथ के चलते, विकास के चलते, विश्वास के चलते और प्रयास के चलते हम इन 4 बड़ी शक्तियों में सबसे आगे काम कर रहे हैं। अब एक बार फिर आप सभी का ध्यान इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर केंद्रित करना चाहूंगा। जी हां, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मान्यवर, इस पूरी चर्चा से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बिना सबके साथ के किसी भी देश का निर्माण या नवनिर्माण संभव नहीं है, क्योंकि अगर अकेले चले होते तो शायद आज ये देश आजाद ना होता। अगर अकेले चले होते तो शायद आज ये वतन आबाद ना होता। और जनाब, अगर अकेले ही चले होते तो 1947 से लेकर आज तक का सफर आसान ना होता। ये देश आज इस देश के हर एक नागरिक के साथ की मांग कर रहा है, क्योंकि भारत देश 2 या 3 की गिनती का देश नहीं, बल्कि पूरे 139 करोड़ की संपूर्ण धरा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ ये देश 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है। और जनाब, युवा तो वो मशाल हैं जिन्हें देश के किसी भी कोने में रोशन कर पूरे देश को उजागर किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास को भी बदला है, भूगोल को भी बदला है जनाब। जब जब युवाओं ने हुंकार ली है, तब तब इस देश की तस्वीर को बदला है। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए, सभी युवाओं को संबोधित करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा: कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से वही सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये रोहित मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर विवेकानंद हो जाए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।